यूपी ट्रिपल एससी पेट मैथ के लिए आज का टॉपिक है नंबर सिस्टम और इसका पार्ट है 2। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू यानी स्थानीय और जातीय मान क्या होता है, स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर्स क्या होते हैं, फॉर्मेशन ऑफ नंबर संख्याओं को कैसे बनाया जाता है, डिजिट और डिजिटल सम क्या होता है और डिविजिबिलिटी रूल्स क्या है। तो ये हमारे आज का टॉपिक है जिस पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे, उसके कंसेप्ट के और उसके बेसिक रूल्स को समझेंगे। तो आइए सबसे पहले प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू की बात करते हैं। देखिए, इंडियन सिस्टम में जो इंटरनेशनल सिस्टम स्वीकार किया गया और उसमें जो डेसिमल सिस्टम है जिसमें 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इन 10 अंकों की मदद से या इनकी हेल्प से डेसिमल सिस्टम में हम लोग संख्याओं को लिखते हैं। कई तरह के सिस्टम हैं संख्याओं को लिखने के लिए। डेसिमल सिस्टम है, बाइनरी सिस्टम है, ऑक्टामल सिस्टम है, हेक्सामल सिस्टम है, लेकिन जो सबसे ज्यादा यूजफुल है या यूज किया जाता है वो है डेसिमल सिस्टम यानी दशमिक प्रणाली। दशमिक प्रणाली में या डेसिमल सिस्टम में ये 10 संकेत या 10 न्यूमरल्स इनको कहते हैं। ये हमारे न्यूमरल्स होते हैं यानी ये अंक होते हैं। इन अंकों की, इन्हीं 10 अंकों की मदद से हम बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या लिख सकते हैं। अब समस्या आई कि हम बड़ी संख्या लिखेंगे कैसे। तो एक टेक्निक विकसित की गई, एक कंसेप्ट विकसित किया गया और उस कंसेप्ट में ये हुआ कि दशमलव का एक चिन्ह हम लोग बनाएंगे, जैसे ये हमने बना दिया, और इस चिन्ह के राइट साइड में और लेफ्ट साइड में हम अंकों को कैसे लिखेंगे या संख्या को कैसे लिखेंगे। तो देखिए, ये लेफ्ट साइड में जो पहली संख्या लिखी जाएगी उसको हम लोग इकाई कहेंगे। पहले प्लेस पर जो लिखी जाएगी, दूसरे प्लेस पर लिखी जाएगी उसको दहाई, तीसरे पर लिखी जाएगी उसको सैकड़ा, और फिर हजार, और फिर 10,000, और इस तरह से लाख, 10 लाख। और दशमलव के राइट साइड में जो लिखा जाएगा वो, अब जैसे यहाँ पर देखिए, एक यहाँ से एक और कंसेप्ट जो मिला जो लिखने के लिए यूज होता है। इकाई के लिए यूज होगा 10 के पावर 0, दहाई के लिए 10 के पावर 1, सैकड़ा के लिए 10 के पावर 2, हजार के लिए 10 के पावर 3, 10,000 के लिए 10 के पावर 4, लाख के लिए 10 के पावर 5 और 10 लाख के लिए 10 के पावर 6, ये यूज होगा। इसी तरह से जब हम लोग राइट साइड में यानी दाहिने साइड में जाएंगे तो ये 1/10 पहले प्लेस पर, यानी पहला स्थान जो है 1/10वां भाग होगा। फिर दूसरे स्थान पर 1/100, फिर तीसरे स्थान पर 1/1000, फिर चौथे स्थान पर 1/10,000। तो इस तरह से हम लोग लिखते जाएंगे। लिखने का ये तरीका विकसित हुआ। तो उसमें ये जो अंक हैं, ये जो हमारे लिए न्यूमरल्स हैं, इनकी 2 तरह के मान संभव होने लगे। एक तो प्लेस के तरफ, स्थान के अनुसार इनकी वैल्यू, और एक दूसरा जो ये खुद वैल्यू लेकर बैठे हैं। तो अगर हम किसी भी अंक को, जैसे ये 4 है और 4 को मैं 1000 के स्थान पर लिखूं तो इस 4 की वैल्यू 4000 हो जाएगी। ये इस 4 का प्लेस वैल्यू है।
और एक दूसरा हम सबसे बड़े अंक को इकाई के स्थान पर लिखें तो ये देखिए 4 से बड़ा अंक है 9, लेकिन चूंकि ये इकाई के स्थान पर है तो ये सबसे छोटा अंक है या छोटी संख्या है, जबकि 4 हजार के स्थान पर है तो ये सबसे बड़ी संख्या है। ये बड़ी कैसे हुई? इस 4 में इसका जो प्लेस वैल्यू है, प्लेस का वैल्यू क्या है? 10 के पावर 3, यानी इसमें गुणा हो जाएगा। तो देखिए ये 4000 हो गया। ये 4 क्योंकि हजार के स्थान पर है इसलिए इसकी वैल्यू, इसका मान 4000 हो गया, जबकि इसका अब ये इस स्थान के अनुसार मान हो रहा है। अब इसी 4 को अगर हम इस 4 को अगर दहाई के स्थान पर लिख देंगे तो इसकी वैल्यू 40 हो जाएगी, और इसको हजार के स्थान पर लिखे हैं तो 4000। तो यही 4 कभी 4000 कभी 40, ये स्थान के अनुसार इसका मान चेंज होता रहेगा। तो स्थान के अनुसार जिन अंकों का मान चेंज होता है उनको स्थानीय मान कहते हैं, और उनका जो खुद का जो वैल्यू है, खुद का जो मान है, उसको हम लोग फेस वैल्यू कहते हैं। तो 4 का फेस वैल्यू 4 ही है, और यहाँ पर इस 4 का प्लेस वैल्यू जो है 4000 है, और ये जो 4 है इसका प्लेस वैल्यू जो है 40 है, और ये जो 9 है इसका प्लेस वैल्यू सिर्फ 9 है। तो देखिए प्लेस वैल्यू के अनुसार अंकों की वैल्यू बदल जाती है, मान बदल जाती है, जबकि उनका जो फेस वैल्यू है यानी जो वो खुद हैं वो मान स्थिर रहती है। तो फेस वैल्यू किसी भी अंक की नहीं बदलती है। फेस वैल्यू या जातीय मान किसी भी अंक का नहीं बदलता है, यानी जो अंक है वही उसका जातीय मान होता है, उसमें परिवर्तन नहीं होता, जबकि स्थानीय मान में उसका परिवर्तन होता रहता है। अब इस पर देखिए, इस पर सवाल कैसे पूछे जाते हैं। मान लीजिए एक संख्या आपको लिख दिया गया, $3057, ये एक संख्या हमने लिख दिया। इसमें सभी अंकों का स्थानीय और जातीय मान बताइए। तो देखिए यहां पर हम लोग खाना बना लेंगे समझने के लिए। ये लिखेंगे फेस वैल्यू और ये लिखेंगे प्लेस वैल्यू। प्लेस के अनुसार जो वैल्यू आ रहा, और यहां पर लिखेंगे डिजिट, यानी जो डिजिट यूज होगी। तो यहां देखिए, आप अपने माइक को म्यूट कर लीजिए, पीछे से आवाज आ रही है। देखिए 3 डिजिट है, तीसरा अंक है, इसकी फेस वैल्यू 3 ही होगी, और प्लेस वैल्यू देखिए किस स्थान पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार पर है, तो इसकी फेस वैल्यू 3000 हो गई। अब देखिए ये 0 है, तो 0 की फेस वैल्यू 0 है और प्लेस वैल्यू भी 0 है। क्यों? क्योंकि 0 सैकड़े के स्थान पर है, और 0 में 100 का गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। इसी तरह से देखिए ये 5 है, तो 5 की फेस वैल्यू 5 ही होगी, जबकि 5 की प्लेस वैल्यू 5 गुणे 10 यानी 50 होगी। अब 7 है, 7 अंक की फेस वैल्यू 7 ही होगी, और इसकी प्लेस वैल्यू भी 7 होगी, क्योंकि ये इकाई के स्थान पर है। तो किसी भी संख्या में किसी भी संख्या में अंकों का प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू क्या होता है, ये आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब एक दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक इस तरह की संख्या है, और इसमें सभी अंकों का प्लेस वैल्यू बताइए। इसमें प्लेस वैल्यू निकालना है।
तो देखिए यहाँ पर हम लोग पहला एक है, तो एक की प्लेस वैल्यू, एक किस प्लेस पर है, यहाँ से देखिए दशमलव ये है, तो दशमलव के इस साइड में ये इकाई है और ये दहाई है, तो एक दहाई के स्थान पर है, तो 1 गुणे 10 बराबर 10, और 8 जो है इकाई के स्थान पर है, तो इसकी प्लेस वैल्यू 8 ही हो गई। 6 जो है दशमलव के इस साइड में है, देखिए ये दशमलव है और दशमलव के इस साइड में 6 है, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, 6 गुणे 1/10, क्योंकि दशमलव के जस्ट बाद जो अंक है उसकी प्लेस वैल्यू होती है 1/10, तो ये 6/10 हो गया या 0.6 हो गया। और इसी तरह से 2 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 की प्लेस वैल्यू हो गई 2 गुणे 1/100 यानी 2/100, और इसी को हम लोग लिखेंगे 0.02। और 3 की प्लेस वैल्यू हो गई 3 गुणे 1/1000, इसको 3/1000 लिखेंगे और ये हो जाएगा 0.003। तो 3 की प्लेस वैल्यू 0.003, 2 की प्लेस वैल्यू 0.02, 6 की प्लेस वैल्यू 0.6। तो ये दशमलव वाली संख्या के प्लेस वैल्यू हो गई, और फेस वैल्यू जो ये अंक यूज किए गए हैं वही उनका फेस वैल्यू होता है। तो ये आई होप कि आपको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू समझ में आ गया है। अब हम लोग बात करेंगे स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर डिजिट के अनुसार क्या होता है। यहां पर 3 ठे खाना बना लेंगे, यहां लिखेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स यानी अंकों की संख्या, और स्मॉलेस्ट वैल्यू नहीं, स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, और इसमें ग्रेटेस्ट नंबर। ये हम लोगों ने एक टेबल बना लिया अपनी बात को समझने के लिए, और ये सारी बातें नेचुरल नंबर में हो रही है, प्राकृतिक संख्या में। तो अगर ये प्राकृतिक संख्या में हो रही है, संख्या लिखी जा रही है, उसकी बात की जा रही है, तो अब देखिए इसमें एक अंक की संख्या क्या होगी, एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 है और सबसे बड़ी संख्या 9 है। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10 है और सबसे बड़ी संख्या 99 है। 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 100 है और सबसे बड़ी संख्या 99 है। मैं कह रहा हूं कि आप अपना आवाज म्यूट कर लीजिए, नहीं तो मैं सबको म्यूट कर दूंगा, कोई कुछ पूछ नहीं पाएगा। तो आवाज सब लोग अपनी म्यूट रखिए, जब आपको जरूरत होगी तब आप उसे खोलिएगा। जब आपको कोई बात ना समझ में आई तो पूछने के लिए आवाज आप खोल सकते हैं। इसी तरह से 4 अंक की सबसे छोटी संख्या 1000 और सबसे बड़ी संख्या 4 × 9। तो इस प्रकार से हम 5 अंक 6 अंक सबकी बात कर सकते हैं। तो ये अंकों के आधार पर, और ये अंक हम लोगों ने नेचुरल नंबर लिया। अगर यहीं पर हम होल नंबर की बात करें, यानी होल नंबर ले लें, तो केवल एक जगह चेंज आता है होल नंबर के केस में। यहां पर होल नंबर के केस में सबसे छोटी संख्या 0 हो जाती है। होल नंबर के केस में एक अंक की सबसे छोटी संख्या 0, लेकिन सबसे बड़ी संख्या 9 ही रहती है। 2 अंक 3 अंक बाकी सब सेम रहता है, सिर्फ यहाँ पर परिवर्तन होता है एक अंक की संख्या में। जब ये होल नंबर की बात होगी तो 0 हो जाएगी सबसे छोटी संख्या, और प्राकृतिक संख्या में बात होगी तो सबसे छोटी संख्या 1 हो जाएगी। तो ये संख्याओं को छोटा बड़ा करके देखने का तरीका है।
अब देखिए आपके पास नंबर्स आ गए और उन नंबर्स से कैसे संख्या बनाएंगे, इस पर सवाल आता है। तो अब हमारा जो अगला टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स। यानी हम संख्याओं को कैसे बनाएंगे। अगर आपके पास कुछ अंक दे दिए जाए, जैसे मैं कुछ अंक दे रहा हूं, एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, जैसे हमने 4, 5, 3 और 2 दे दिया, ये कुल 4 अंक हैं। तो दो तरह की बात होगी। अगर हम इससे पूछें कि इन 4 अंकों से सबसे छोटी संख्या क्या बनाई जा सकती है, चारों अंकों से सबसे छोटी संख्या क्या बनाई जा सकती है, तो 4 अंक की सबसे छोटी संख्या, देखिए सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए जो सबसे छोटा अंक होता है उसको सबसे बड़े स्थान पर रखते हैं। तो सबसे छोटा अंक 2 है, तो 2 को सबसे बाएं तरफ लिखेंगे, यानी सबसे बड़े प्लेस पर लिखेंगे। उसके बाद 2 से जो छोटा होगा उसको 2 के बाद लिखेंगे। तो 2 के बाद 3 है सबसे छोटा, 2 के बाद फिर 3 के बाद फिर 4 सबसे छोटा है, तो 4 यहां लिखेंगे, फिर 5 तो 5। तो सबसे बड़े अंक को दाहिनी तरफ एकदम लिखेंगे और सबसे छोटे अंक को बाईं तरफ से शुरू करेंगे और फिर बढ़ते हुए अंकों को लिखते जाएंगे। तो सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए क्या आपको चाहिए कि बाएं से दिए गए अंकों में से सबसे छोटे अंक को बाएं से दिए गए अंकों में से सबसे छोटे अंक को लिखते हैं और फिर बढ़ते क्रम में दाईं ओर तक अंकों को लिख लेते हैं। ये नियम हुआ। सबसे छोटी संख्या बनानी है तो सबसे छोटी संख्या बनानी है तो सबसे छोटा अंक सबसे बाएं लिखा जाएगा, फिर उससे बड़े अंक क्रमशः बड़े अंक बढ़ते क्रम में दाहिनी की तरफ लिखते जाएंगे। और सबसे बड़ी संख्या अगर बनानी है, सबसे बड़ी संख्या बनानी है तो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या बनानी है तो सबसे बड़ा जो नंबर होगा उसको सबसे पहले यानी बाईं तरफ लिखेंगे, बड़े नंबर को। उसके बाद उससे जो सबसे बड़ा नंबर यहां पर देखिए 5 है, सारी यहां हमने 4 को इंसर्कल कर दिया। सबसे बड़ा नंबर 5 है तो 5 को सबसे बड़े प्लेस पर लिखेंगे, फिर घटते हुए क्रम में फिर 4 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 2 और 1। तो सबसे छोटा अंक जो है सबसे लास्ट में लिखा जाएगा, यानी सबसे दाहिने तरफ लिखा जाएगा, और सबसे बड़ा अंक जो है बाएं तरफ यानी सबसे बड़े प्लेस पर लिखा जाएगा। तो दिए हुए अंकों से बड़ी संख्या और छोटी संख्या बनाया जाता है। अब अगर ये पूछ दे कि भाई 4 अंक की नहीं, इन चारों में से अगर सबसे छोटी संख्या बनानी है, अंकों को चारों अंकों को लेना नहीं है, तब सबसे छोटी संख्या अगर देखी जाएगी तो 2 हो जाएगी, अगर चारों में से कोई एक ले लें। और सबसे बड़ी संख्या जो बनेगी वो ये होगी 54,321, और सबसे छोटी संख्या इन चारों में से एक अंक लेकर अगर बनेगी तो वो होगी 2। अब एक और एग्जाम्पल से हम लोग अपनी बात को और पुख्ता कर लेंगे। मान लीजिए आपको 8 दिया है, 0 दिया है, 9 दिया है और 7 दिया है, और एक और अंक ले लेते हैं, मान लीजिए 5 दिया है। अब ये 5 अंक हैं,
इन 5 अंकों से आपको सबसे बड़ी सबसे छोटी 5 अंक की संख्या बनानी है। तो 5 अंक की सबसे छोटी संख्या, अगर 5 अंक को लेना है तो सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो आप कहेंगे कि भाई सबसे छोटा नंबर तो 0 है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, 0 से कोई संख्या स्टार्ट नहीं होती है, आरंभ नहीं होती है। तो यहां 0 को छोड़ करके जो सबसे छोटा नंबर है वो 5 है, तो वो 5 पहले लिखेंगे। 5 से जस्ट बड़ा 7 है तो 7 लिखेंगे, फिर 8 लिखेंगे, फिर नहीं, यहां पर सॉरी, यहां पर 5 सबसे छोटा नंबर है तो वो लिख लेंगे और जस्ट बाद 0 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि 0 से हम संख्या स्टार्ट तो कर सकते हैं, लेकिन वो 4 ही अंक की संख्या बनेगी, क्योंकि कोई भी संख्या 0 से स्टार्ट नहीं होती, यानी 0 से आरंभ नहीं होती। तो सबसे छोटे अंक 0 है, लेकिन 0 से जो जस्ट बड़ा है वो 5 है, तो 5 से शुरू करेंगे और तुरंत 0 लिखेंगे, और 0 के बाद लिखेंगे हम लोग 7, 8 और 9, सबसे बड़े अंक को सबसे लास्ट। अब 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या बनानी है। बड़ी संख्या बनानी है तो क्या करेंगे, सबसे बड़े अंक को सबसे बड़े प्लेस पर लिखेंगे। तो सबसे बड़ा अंक 9 है, फिर उसके बाद 8 है, फिर 7 है, फिर 5 है और 0 है, और सबसे छोटे अंक को सबसे लास्ट में यानी दाहिने तरफ लिखेंगे। तो ये दिए हुए अंकों से हम लोग कैसे छोटी और बड़ी संख्या बना सकते हैं, ये मैं आपको बताया यहाँ पर। अब बड़ी संख्या बनाने के लिए क्या होगा कि सबसे बड़े अंक को सबसे बाईं तरफ लिखेंगे, फिर घटते हुए क्रम में लास्ट में सबसे छोटी संख्या लिखेंगे। और सबसे छोटी संख्या बनानी है तो सबसे छोटा अंक सबसे बाईं तरफ लिखा जाएगा, जैसे यहाँ पर 5, लेकिन 0 चूंकि इसमें एक अंक था तो 5 के बाद जस्ट 0 लिख करके हम लोग ये संख्या सबसे छोटी और सबसे बड़ी बना दी। अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे की, कि अब संख्याएं तो बन गई, अब 2 अंक की संख्या आपको लिखना है, तो संख्याओं को कैसे लिखा जाता है ये अब देखेंगे। देखिए, अगर हम 45 लिखे हैं तो इसका एक्सपेंशन फॉर्म क्या होता है। ये 45 वास्तव में क्या है, तो ये 5 देखिए इकाई के स्थान पर है और 4 दहाई के स्थान पर है, तो ये 4 गुणे 10 धन 5 ये चीज लिखी गई है, यानी 40 धन 5 बराबर 45। अब अगर आपको कहा जाए कि 2 अंक की कोई संख्या लिखने का स्ट्रक्चर क्या होगा, किस तरह से उसको लिखा जा सकता है, तो 2 अंक की संख्या मान लीजिए x और y है, तो y जो है इकाई के स्थान पर है और x दहाई के स्थान पर है, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 10x प्लस y। अगर 3 अंक की संख्या है x y z, तो इसको कैसे लिखेंगे भाई, 100x प्लस 10y प्लस z। अगर 4 अंक की संख्या है x y z t, इसको कैसे लिखेंगे भाई, 1000x प्लस 100y प्लस 10z प्लस t। तो अगर 4 अंक की संख्या है और उसे दर्शाना है तो हम लोग इस प्रकार से अपने कैलकुलेशन में इसको दर्शा सकते हैं या लिख सकते हैं। अब इस पर 2 बेहतरीन बातें और इसमें हम लोग सीखते हैं। वो 2 बेहतरीन बातें क्या हैं? 2 बेहतरीन बातों में से एक ये है कि यदि 2 अंकों की संख्या, यदि 2 अंकों की संख्या, देखिए किसी ने अपने स्क्रीन पर ये लिख दिया है, उसको तुरंत इरेज करे। किसी ने अपने स्क्रीन पर हाथ चला दिया है। यदि 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या का योग
सदैव 11 से विभाजित होता है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ क्या है? यदि दो अंकों की संख्या और उसके अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या का योग सदैव 11 से विभाजित होता है। तो मान लीजिए दो अंक की संख्या एक्स वाई है और इसके अंकों को पलट देंगे तो वाई एक्स हो जाएगी। तो इस एक्स वाई को हम लोग क्या लिखेंगे? 10x प्लस वाई। और इस वाई एक्स को क्या लिखेंगे? 10y प्लस एक्स। अब इन दोनों को जोड़ देना है। 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस एक्स, इसको जोड़ देना है। तो जोड़ने के बाद क्या होगा? देखिए 10x और x जोड़ करके 11x हो गए, 10y और y जोड़ करके 11y हो गया। अब यहाँ पर हम 11 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई हो गया। अब देखिए एक संख्या बनी 11 गुणे x प्लस वाई, यानी ये जो संख्या है, ये जो पूरी संख्या है, इसमें 11 का गुणा है, यानी 11 इसका फैक्टर है। 11 इसका फैक्टर है। तो ये जो संख्या निर्मित होगी ये 11 से सदैव कट जाएगी, विभाजित हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देख सकते हैं। मान लीजिए कि हमने एक संख्या 43 लिया, अब इसके अंकों को बदल देंगे तो ये 34 हो गई। अब इसे जोड़ देना है तो 4 3 7 4 3 7, देखिए 77 आ गया और 77 11 से कटता है। इसी तरह से मान लीजिए आप 98 ले लीजिए और इसको अंकों को बदल देंगे तो ये 89 हो गया। अब इसको देखिए 9 8 17, 9 8 17 1 18, ये भी 11 से कट जाएगा। 11 एक बार ले जाएंगे और फिर 11 7 77। तो कोई भी दो अंक की संख्या लिख लीजिए और उसके अंकों को उलट दीजिए, फिर उनको ऐड कर दीजिए, तो जो ये संख्या मिलेगी वो 11 से सदैव कटेगी। और इसी में एक दूसरा इंपॉर्टेंट बात है कि दो अंकों की संख्या और उसके अंकों के उलटने से बनी संख्या का अंतर 9 से सदैव विभाजित होता है। अब देख लीजिए, अब आपको दो अंक की संख्या मान लीजिए एक्स वाई है, तो इसको कैसे लिखेंगे? 10x प्लस वाई, अभी आपने देखा। और अंकों को उलट दीजिए तो अब ये वाई एक्स हो गया। वाई एक्स को लिखेंगे 10y प्लस एक्स। अब इनको अंतर इनका लेना है, यानी 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस एक्स। देखिए 10x में से x निकल गया तो ये 9x बचेगा और 10y में से y निकल गया तो माइनस 9y बचेगी। तो यहां से 9 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस वाई। अब यहाँ खुद आप देख सकते हैं कि ये जो संख्या बनेगी ये 9 का गुणा किया गया है, यानी ये संख्या 9 का फैक्टर है, यानी 9 इसका एक फैक्टर है। फैक्टर माने गुणनखंड है। तो ये संख्या 9 से सदैव विभाजित होगी। तो कोई भी दो अंक की संख्या आप लिख करके इसको आप देख सकते हैं। कोई भी दो अंक की संख्या हमने मान लीजिए कि ये 56 लिख लिया, अब दूसरी इसको उलट के बनाएंगे तो 65 हो जाएगा। तो 65 में से 56 को माइनस करेंगे। देखिए 15 में से 6 गया, 9 6 15, ये 9 आ गया तो 9 9 से कट जाएगा। अब कोई बड़ी संख्या ले लीजिए, देखिए ये हमने 98 लिया तो इसको बदल देंगे तो 89 हो जाएगी। अब घटा दीजिए, 18 में से 9 गया 9। तो आपको ये हरदम 9 से विभाजित होने वाली संख्या मिलेगी। तो ये दो इंपॉर्टेंट बातें हम लोगों ने सीखा जो संख्या के फॉर्मेशन के आधार पर संख्या की एक प्रॉपर्टी थी। अब हम लोग नेक्स्ट पीरियड में बात करने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक अब हमारा है कि डिजिटल और डिजिट सम क्या होता है। डिजिट एंड
डिजिटल सम। अंकों का योग एवं अंकीय योग, इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। इन दोनों में थोड़ा सा अंतर क्या है? जो डिजिटल सम होता है उसको रूट भी कहते हैं, डिजिटल सम को, और डिजिटल सम हरदम एक अंक में होता है। इसका अर्थ क्या है? जैसे मान लीजिए कि हम कोई संख्या लिख दिए 4 3 5 7, तो इसका डिजिटल सम क्या होगा? 4 धन 3 धन 5 धन 7। इसके अंकों को जोड़ देंगे तो 4 3 7, 7 5 12, 12 7 19, 19 आ गया। अब फिर 19 को 1 और 9 को जोड़ देंगे तो ये 10 आ गया। फिर 10 को 1 धन 0 को जोड़ देंगे तो ये 1 आ गया। तो जो डिजिटल सम होता है वो सदैव जो है एक अंक में लिखा जाता है। और इसको और फास्ट करने के लिए आप चाहें तो जिन अंकों के जोड़ने से 9 बन जाए उसको छोड़ सकते हैं। जैसे ये 5 और 4 को जोड़ने से 9 बन गया तो हम इसे छोड़ सकते हैं, हम केवल 3 और 7 को ही जोड़ सकते हैं। तो 3 धन 7 जोड़ेंगे तो 10 हो गया, और 10 को जोड़ेंगे 1 धन 0 बराबर 1। तो ये जहां भी इस तरह की बात हो कि दो अंकों को, दो ऐसे अंक हैं जिनको जोड़ने से 9 हो जाए या 9 उसमें शामिल हो, तो उसको जोड़ा नहीं जा सकता। अब जैसे मान लीजिए कि ये 9 9 9, तो इनके अंकों का योग क्या होगा? तो इनके अंकों का योग 9 ही आएगा। अब आप इसे चाहें तो देख सकते हैं, 9 धन 9 धन 9, देखिए ये 27 हो गया। 27 को फिर 2 धन 7 जोड़ेंगे तो क्या हो गया? 9। तो जहां 9 होगा वहां पर अंकों का योग 9 ही आएगा। अब एक आध एग्जाम्पल आप और देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल हमने ये ले लिया, 4 5 7 2 6, ये एक संख्या है। अब इस संख्या में देखिए कि किन दो अंकों को जोड़ने से 9 हो जा रहा है। देखिए इन दोनों को जोड़ने से 9 हो जाएगा, 4 5 9 और 7 2 9, इनको भी जोड़ने से 9 हो जाएगा, तो सिर्फ 6 बचा। तो इस संख्या का जो डिजिटल सम है वो 6 आ गया। अब आप चाहें तो इसको बड़ा करके जोड़ सकते हैं। देखिए 4 धन 5 धन 7 धन 2 धन 6, कितना हुआ? 4 5 9, 9 7 16, 2 18, 18 6 24, ये 24 हुआ। 24 को 2 धन 4 जोड़ेंगे तो क्या आ गया? 6। तो हम अपना समय बचाने के लिए इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं कि जिन दो अंकों को जोड़ने से 9 आ जा रहा है उनको आप छोड़ सकते हैं, और जो शेष बचेगा वही उस अंकों का योग हो गया, जैसे हमने आपको ये एग्जाम्पल लेकर के बताया। देखिए एक एग्जाम्पल हमने ये लिया, एक एग्जाम्पल हमने ये लिया, और एक एग्जाम्पल हमने ये लिया। तो 3 एग्जाम्पल से आपको चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई कि डिजिटल सम क्या है और डिजिट सम क्या है। बहुत छोटा सा अंतर है। डिजिट सम, डिजिट सम जो अंकों का योग आएगा वही रहेगा। जैसे हम ये कहें कि 4575 है, तो इसका डिजिट सम क्या होगा? तो यहाँ 4 धन 5 धन 7 धन 5, देखिए 4 5 9, 9 7 16, 16 5 21, तो इसका डिजिट सम 21 आ गया। और डिजिटल सम की बात करेंगे तो 3 आएगा। तो डिजिट सम और डिजिटल सम में ये छोटा सा एक अंतर है। और किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो वो पूछ सकता है। किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। सर हाँ सर, ये कह रहे हैं कि डिजिटल सम को रूट बोलते हैं क्या? मतलब एक बार आप बोले थे वो हम क्लियर सुन नहीं पाए। डिजिटल रूट भी कभी कभी उसका नाम ले लेते हैं कि किसी संख्या का डिजिटल रूट बताइए। तो डिजिटल रूट वास्तव में डिजिटल सम यानी एक अंक में होना चाहिए। ठीक है? यस सर।
जो डिजिटल सम है उसको कहीं कहीं डिजिटल रूट भी कहते हैं। अब डिजिटल रूट जैसे मान लीजिए आपको एक संख्या दे दी 9312, ये एक संख्या दे दिया, कोई भी संख्या हमने लिख लिया। अब इससे कहा कि भैया इसका डिजिटल रूट बताओ, तो आपको क्या करना है, इसका डिजिटल सम निकाल लेना है। डिजिटल सम में देखिए 9 है तो इसको छोड़ दीजिए, हम बाकी इन 3 को जोड़ दिए, 3 2 5 1 6, तो इसका डिजिटल सम 6 आ गया। और इसी को कह सकते हैं कि डिजिटल रूट भी इसका 6 है। बात समझ में आया? अब देखिए डिजिटल सम का इंपॉर्टेंस क्या है, आप किसी भी रिजल्ट को क्विक बहुत जल्दी से उसको चेक कर सकते हैं। गुणा के केस में आप कोई रिजल्ट को बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, जिसे मान लीजिए कि ये 43 गुणे 85 है, इसको आपको गुणा करना है। तो आपने गुणा कर लिया, 5 3 15, 5 चौके 20 और 1 21, 8 3 24, 8 चौके 32 और 2 36। आपने यहाँ लिख लिया 5 4 5 4 1 5 6 2 8 और 3, तो ये आ गया 3855। आपने गुणा किया तो 43 में 50। अब ये चेक करना है कि भाई ये गुणा सही है कि नहीं। तो क्या करना है, इसका डिजिटल सम निकाल लीजिए। तो 4 धन 3 बराबर ये कितना हो जाएगा 7, और इसका डिजिटल सम निकाल लीजिए। 8 धन 5 बराबर 13 हो गया। फिर इसका निकालेंगे 1 धन 3, ये हो गया 4। तो यहाँ पर ऊपर वाले का 7 आया, नीचे वाले का 4 आया, इन दोनों का गुणा किया गया है। तो 7 चौक 28 आएगा। ये बस 28 को डिजिटल सम 2 धन 8 लिखेंगे, ये हो गया 10। फिर 10 को 1 धन 0 बराबर 1, तो ये 1 आ गया। अब ये जो संख्या आया है गुणा करने के बाद, इसका भी डिजिटल सम 1 आना चाहिए। देखिए 3 धन 8 धन 5 धन 5, यही लिखा है। तो 5 5 10 8 18, 18 3 21, और 21 को आप जोड़ेंगे तो 2 धन 1 बराबर 3 आ गया। तो ये सम बराबर आना चाहिए, कहीं हम लोग मिस्टेक कर दिए हैं। 5 3 15, 5 चौकी 20, 1 21, 8 3 24, 8 चौकी 32 2 26, 8 चौकी 32 2 34 होता है, हमने 26 लिख दिया है। तो देखिए ये चीज आपको पकड़ में आ गई। यहां पर क्या लिखा जाना चाहिए था, देखिए 8 3 24, 8 चौकी 32 और 2 34, तो यहाँ पर 34 होना चाहिए था, हमने गलत लिख दिया था। तो ये चीज इसको करने से पकड़ में आ गया, क्योंकि इसका डिजिटल सम 3 आ रहा था और इसका डिजिटल सम 1 आ रहा था। तो यहाँ पर हम लोगों ने गलती किया था, वो चीज पकड़ में आ गई। तो अब ये देखिए 4 2 6 है, 4 1 5, 4 2 6 3 36, 6 3 9 हो गया, 5 5 10 जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पर 5 5 10, क्योंकि ये दोनों मिल करके 9 बना दिए। तो अब यही दोनों बचे हैं 5 5, तो ये 10 हो गया। 10 को 1 धन 0 बनाएंगे 1। अब देखिए ये गुणा जाके सही हो गया। तो अगर आपने गलती कहीं में कर दिया है तो आप इससे चेक कर सकते हैं डिजिटल सम की मदद से कि गुणा सही है कि नहीं। ठीक है, और किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो वो पूछ सकता है। किसी कोई कंफ्यूजन? आगे बढ़ा जाए? हाँ सर। ठीक है, कल हम लोग जो है आज और कल जो पढ़ चुके हैं उन दोनों पर बेस्ड कल केवल क्वेश्चन करेंगे, जो एग्जाम में आएंगे भी और जो एग्जाम में आ चुके हैं, ताकि जो कंसेप्ट हम लोगों ने सीखा है उसको अप्लाई कर सकें। तो अभी जो मैं अब बताने वाला हूं डिविजिबिलिटी रूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कल जो पढ़ाया था मैंने उसकी वीडियो आप लोगों को मैंने भेज दिया है। तो जो लोग कल क्लास नहीं कर पाए थे, वीडियो देख करके समझ सकते हैं। और बीच में अगर आपको कोई चीज छूट जाए या समझ में नहीं आए तो आज की क्लास की वीडियो कल आपको मिलेगी, मैंने एक दिन बाद मिलेगी। तो ये फैसिलिटी भी यहाँ पर है। दूसरी चीज एक बात और कहनी थी कि देखिए हमने जूम का पैक ले लिया है,
लेकिन अभी जो जितने लोगों को पैसा जमा करना था उतने लोग अभी जमा नहीं किए हैं। तो अगर आप में से कोई भी क्लास को कंटिन्यू रखना चाहता है तो वो 200 रुपये का शुल्क वो देगा, ताकि हम लोग इस क्लास को आगे बढ़ा सकें। और जूम का जो पैक है वो पहले 1300 रुपये में मिल जाता था, वो सब बढ़ा दिए हैं जीएसटी वगैरह लगा करके, वो 2000 के लगभग आ रहा है। तो कल तो मैं अपना लगा करके उसे रिचार्ज करा दिया, डाटा पैक ले लिया, लेकिन आप में से बहुत से लोगों ने अभी फीस नहीं दिया है, तो वो देते रहेंगे तो मेरा भी हौसला बना रहेगा। मैं आप लोगों के लिए समय देने के लिए तैयार हूं। तो अगर ये आपको अच्छा लग रहा है क्लास तो आप पढ़ सकते हैं, आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं तो इस पर मेरा कोई दर्द नहीं है। अब आइए डिविजिबिलिटी रूल्स की बात करते हैं। इसको हिंदी में विभाज्यता का नियम बोलते हैं। देखिए, कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए अगर हम कुछ नियम भाग का जान लें कि किस संख्या से भाग किस संख्या में जा सकता है या भाग नहीं जा सकता है, तो हम अपने कैलकुलेशन को बहुत फास्ट कर सकते हैं। अगर आपको 30 तक पढ़ना याद है और 30 तक की संख्याओं का वर्ग याद है, 20 तक की संख्याओं का घन याद है, तो आपका कैलकुलेशन बहुत ही फास्ट हो जाएगा। अगर आपको याद नहीं है तो कल से याद करना शुरू कर दीजिए। विभाज्यता का जो नियम है, जो जिस पर प्रश्न पूछे जाते हैं और जो उपयोग का है, उसके लिए मैं 4 कैटेगरी बनाता हूं। पहली कैटेगरी में मैं 2, 4, 8 और 16 ये 4 संख्याएं लेता हूं, क्योंकि इस पर एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरी कैटेगरी में जो हमारा जो मैं लेता हूं वो 3 और 9 है। जो तीसरी कैटेगरी है इसमें अकेले 5 और 11 है। ये 5 अलग है और 11 अलग। और जो चौथी कैटेगरी है उसमें जो कंपोजिट नंबर है, जैसे 15, 12, 18, 17, अरे ये 27, इस टाइप के जो नंबर्स हैं, या 6, इन संख्याओं से भाग कैसे होगा, यानी इनको हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो कंपोजिट जो नंबर हैं, यानी जो भाज्य संख्याएं हैं, उनसे विभाजन हम लोग कैसे देखेंगे। तो ये 4 कैटेगरी जो मैंने बनाई हैं, इसी पर क्वेश्चन बेस्ड होते हैं और ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसमें से ये कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है और फिर ये, उसके बाद ये। तो 5 बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये कैटेगरी में है तो इसको जानना है। देखिए, 2, 4, 8, 16 से भाग देने का जो तरीका है, जो नियम है, वो बहुत आसान है। 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3 और 2 के पावर 4। 2 के पावर 1 को हम लोग 2 लिखेंगे, 2 के पावर 2 को 4 लिखेंगे, 2 के पावर 3 को 8 लिखेंगे और 2 के पावर 4 को 16 लिखेंगे। ये जो पावर्स हमने लिखे हैं, यही आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसी को समझना है। देखिए, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3 और 2 के पावर 4, ये किसी भी संख्या के अंतिम अंक बताते हैं। अगर किसी संख्या का अंतिम अंक यानी अंतिम एक अंक 2 से कट जाता है तो वो पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। जैसे मान लीजिए कि हम कोई संख्या लिख दिए 4, 3, 2, 6, 4326, तो इसमें जो अंतिम अंक है, अंतिम अंक क्या है? अंतिम अंक 6 है। तो अगर ये 6 2 से विभाजित हो जाता है तो ये पूरी संख्या में भाग देकर देखने की जरूरत नहीं है। अगर ये 6 2 से कट जाता है तो ये पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। इसी तरह से यहां पर देखिए, यहां पर वो बात क्या कर रही है, किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से कट जाएं, अंतिम 2 अंक 4 से कट जाएं तो वो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी।
जैसे मान लीजिए हमने 5, 6, 7 और यहाँ 28 लिख दिया, इसको क्या हमने लिखा 56,228। अब 56,228 को 4 से भाग देना है तो ये टाइम लगेगा। अगर आपको जानना है कि ये 4 से कटेगी नहीं तो आपको क्या करना है, इसके अंतिम 2 अंक 4 से कटता है कि नहीं, ये पूरी संख्या पता चल जाएगी वो 4 से कटेगी कि नहीं। तो देखिए अंतिम 2 अंक 4 से कटता है, 4 7 28, तो ये पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। यानी पूरी संख्या में 4 से भाग दे करके देखने की जरूरत नहीं है। ये इस नियम की सबसे बड़ी विशेषता है। इसी तरह से देखिए 2 के पावर 3, ये जो 2 पावर्स है ना, यही उनके अंतिम अंक बता रहे हैं। तो अब देखिए मान लीजिए कि ये 2 के पावर 3 है, कोई संख्या 8 से कब विभाजित होगी, तो किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से अगर कटते हो, जैसे 9, 8, 7, 5, 6, 8 और यहां पर 32 लिख दिया। अब देखिए इतनी बड़ी संख्या है, इतनी बड़ी संख्या को ये बताना है कि भाई ये 8 से कटेगी कि नहीं, तो आप भाग देंगे तो तब जाके पता चलेगा। और बेहतर क्या है, बेहतर ये है कि ये नियम ये बता देता है कि भाई इस संख्या का अंतिम अंक पता करो क्या है। तो इस संख्या का अंतिम 3 अंक क्या है, अंतिम 3 अंक 832 है। तो ये 832 8 से कटता है कि नहीं, तो बिल्कुल कटता है भैया, तो ये पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। इसी प्रकार अगर कोई संख्या 16 से कटनी है तो उसके अंतिम 4 अंक, 16 से कटने के लिए अंतिम 4 अंक जो है वो 16 से कटने चाहिए। किसी भी संख्या के अंतिम 4 अंक अगर 16 से कटते हैं तो पूरी संख्या 16 से कट जाएगी। एक बात और यहां पर मैं बताऊंगा, देखिए अगर 2 से कटना है तो 1 जीरो जरूरत है लास्ट में, अगर 4 से कटना है तो लास्ट में 2 जीरो, अगर 8 से कटना है तो किसी संख्या के लास्ट में 3 जीरो हो जाए, अगर 16 से कटना है तो किसी संख्या के अंत में 4 जीरो हो जाए, तब भी वो संख्या 16 से कट जाएगी। जैसे मान लीजिए कि हमने 7 लिख दिया और ये 3 जीरो इसके पीछे लगा दिए, तो ये संख्या 8 से कट जाएगी। जबकि 7 अगर है तो वो 8 से कभी नहीं कटती, लेकिन अगर ये 7 के पीछे 3 जीरो है तो ये संख्या 8 से कट जाएगी, क्योंकि किसी भी संख्या के अंत में अगर 3 जीरो हो तो वो 8 से कट जाएगी, किसी भी संख्या के अंत में अगर 2 जीरो हो तो वो 4 से कट जाएगी, किसी भी संख्या के अंत में अगर 1 जीरो है तो 2 से कट जाएगी, किसी भी संख्या के अंत में अगर 4 जीरो है तो वो 16 से कट जाएगी। अब इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो आप बताइए, या बात समझ गए तो हम लोग आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, अब देखिए दूसरा ग्रुप हमारा था 3 और 9 का। कोई संख्या 3 से कब विभाजित होगी, 3 से, तो संख्या के दी गई संख्या के अंकों का योग, दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाजित होता है ले जाओ, तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। कोई भी संख्या दी है, 10 अंक 20 अंक जो भी है, उसका हम लोग क्या निकालेंगे, संख्या के अंकी योग निकाल लेंगे, अंकों का योग निकाल लेंगे। संख्या के किसका योग निकालेंगे, अंकों का, अंकी योग नहीं, अंकों का योग। अब जैसे मान लीजिए कि ये एक संख्या दिया है, ये संख्या दिया है 4563। अब इस संख्या के अंकों का योग क्या होगा, 4 धन 5 धन 6 धन 3, 4 5 9 6 15 और 3 18, 18 3 से कटता है, निकल लो, 18 3 से कटता है, इसलिए ये पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। जो संख्या का अंकों का योग 3 से नहीं कटेगा वो संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। यही हाल 9 के लिए है। 9 से कोई संख्या कब कटेगी, 9 से
कोई संख्या तभी कटेगी जब उस संख्या के अंकों का योग 9 से कट जाए। तो कोई भी संख्या आप यहां पर लिख लीजिए, जैसे हमने एक संख्या लिख लिया, ये इतनी बड़ी एक संख्या हमने लिख लिया। अब मैं आपसे पूछूंगी भाई ये 9 से कटेगी कि नहीं, तो आप कहेंगे कि भाई अब तो भाग देंगे तब पता चलेगा। आप इसके अंकों का योग निकाल लीजिए, तो 7 धन 2 धन 6 धन 5 धन 3 धन 4। तो देखिए आप अंकों का योग निकालने के लिए क्या टेक्निक यूज किए थे, मैं बताया था आपको कि टेक्निक जो इसमें यूज होगी कि आप देख लीजिए कि किससे किससे मिलकर 9 बन रहा है। देखिए 7 और 2 9, 5 4 के साथ और 6 3 के साथ 9 बना रहा है। तो ये 9, ये भी 9 और ये भी 9, तो ये कुल मिलाकर के देखिए 9 9 आ गया, यानी 9 3 27 आ गया, और 27 9 से कटता है, इसलिए ये पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। तो 9 और 3 से कटने के लिए संख्या के अंकों का योग यानी डिजिट सम संख्या से विभाजित होना चाहिए, यानी 3 के केस में 3 से विभाजित हो, 9 के केस में 9 से विभाजित। एक चीज और, जो संख्या 9 से कटेगी वो संख्या 3 से भी कट जाएगी, जो संख्या 9 से कटेगी वो संख्या 3 से भी कट जाएगी। अब देखिए अगला जो हमारा ग्रुप था तीसरा, वो था 5 और 11। 5 से अगर कोई संख्या कटनी है तो ये बड़ा आसान है, किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। अब कोई संख्या 11 से कब विभाजित होगी, तो कोई संख्या आप लिख लीजिए 7 8 5 6 9 7 2, हमने एक बड़ी संख्या लिख लिया। अब आपको क्या करना है, इस संख्या का इधर से पेयर बना लेना है, दाहिने तरफ से पेयर। देखिए ये पेयर बन गया। अब इसको बोलेंगे लेफ्ट और इसको बोलेंगे राइट। ये अपने पहले तो समझने के लिए, बाद में आप इसे बिना लिखे ही समझ सकते हैं। अब देखिए 7 - 2 प्लस 5 - 6 प्लस 7 - 8, यानी यहां पर क्या करना है आपको, लेफ्ट माइनस आर करना है, लेफ्ट माइनस राइट करना है। देखिए 7 में से -8 करेंगे तो यहां से -1 आएगा, और यहां से -1 यहां से भी आएगा, और यहां से आएगा 5। तो ये -2 प्लस 5, ये आ गया 3। 3 11 से कटता नहीं है। अगर ये प्रक्रिया करने के बाद यहां पर जो संख्या आए वो 11 या 11 का फैक्टर आ जाए या 11 का मल्टीपल आ जाए, यानी 11 का गुणज आ जाए, 11 से कटने वाली संख्या आ जाए, ऐसे समझ लीजिए, या 0 आ जाए, तो संख्या 11 से कट जाएगी। जैसे मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल हम ये देखते हैं, ये 1331 एक संख्या, अब ये 11 से कटेगी कि नहीं, तो आपने इसे पेयर बना लिया, तो 1 में से 3 प्लस 3 में से 1, 1 में से 3 -2, 3 में से 1 निकल गया +2, ये 0 आ गया, ये 11 से संख्या कट गई। अब आपके दिमाग में एक बात आ सकती है, तो मान लीजिए कि ये संख्या 5 अंक की हो, जैसे आपने लिख दिया 7 8 5 6 1, ये 5 अंक की संख्या है। अब इसका कैसे पेयर बनाएंगे, भाई पेयर वैसे ही बनाएंगे, इधर से पेयर बनाएंगे बाएं साइड से। अब देखिए ये 7 पेयर नहीं बना, तो यहां पर एक 0 बना देंगे, तो अब पेयर बन गया। तो अब यहां पर 0 में से 7 प्लस 8 में से 5 प्लस 6 में से 1, ये निकाल लेंगे,
तो यहाँ पर देखिए -7 आएगा, यहाँ से +3 आएगा और यहाँ से +5 आएगा। तो 5 3 8, 8 में से 7 निकल जाएगा तो 1 बचेगा और ये 11 से नहीं कटेगी। 11 से कटने के लिए क्या शर्त है, या तो 0 आ जाए या 11 से कटने वाली संख्या आ जाए। जैसे इस केस में आपने देखा कि 13 से 31 11 से कट गई, क्यों यहाँ 0 आ गया। तो 11 से आपने देख लिया, 5 से देख लिया, 3 से 9 तक देख लिया। एक बात और जो कंपोजिट नंबर के लिए है, कंपोजिट नंबर के लिए यानी भाज्य संख्याओं से विभाजन कैसे देखें। तो भाज्य संख्याओं से विभाजन का अर्थ क्या है कि जैसे 6 से कोई संख्या विभाजित कब होगी, 10 से कब होगी, 12 से कब होगी, 15 से कब होगी, 18 से कब होगी, 27 से कब होगी, 21 से कब होगी। इस तरह के तमाम आप एग्जाम्पल्स देख सकते हैं या ले सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है। कोई संख्या 6 से कब विभाजित होगी, अगर ये 2 से और 3 से विभाजित हो। कोई संख्या 10 से कब होगी, 2 या 5 से विभाजित हो। कोई संख्या 12 से कब होगी, जब 4 और 3 से विभाजित हो। कोई संख्या 15 से कब होगी, जब 3 और 5 से विभाजित हो। कोई संख्या 18 से कब विभाजित होगी, जब 2 और 9 से हो। कोई संख्या 27 से कब विभाजित होगी, जब 3 या 9 इनमें से किसी से। और कोई संख्या 21 से कब विभाजित होगी, जब 3 और 7 से हो। तो ये तरीका अपना करके हम लोग कंपोजिट यानी भाज्य संख्याओं से विभाजन चेक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि 5 3 ये एक संख्या, ये है 5373। अब ये संख्या देखना है कि 6 से विभाजित होगी कि नहीं। 6 से ये संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि 6 से विभाजित होने के लिए 2 से भी विभाजित होना है, और 2 से विभाजित होने के लिए इकाई के स्थान पर या तो 0 रहे या 2 रहे या 4 रहे या 6 रहे या 8 रहे, इनमें से कोई एक अंक हो। तो यहाँ है नहीं, इसलिए ये संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी। तो जो संख्या 6 से विभाजित होगी वो 2 और 3 से भी विभाजित उसे होना चाहिए। तो इस प्रकार से इन तर्कों का हम लोग यूज करके संख्याओं का विभाजन देख सकते हैं। अब कल का जो हमारी क्लास होगी वो टोटल क्वेश्चन बेस्ड होगी। कल हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त की जाती है। आप लोगों ने वीडियो में पार्टिसिपेट किया, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।